जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं शशि सर एजुकेशन पथ के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इकोनॉमिक्स का लेसन 6, जिससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उन सभी को हम हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। हमारा पहला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था। यानी जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार मतलब हुआ एक देश द्वारा दूसरे देश से व्यापार किया जाना, तो ऐसे सभी देश एक दूसरे से व्यापार करते हैं, तो इनके लिए नियम कौन बनाता है? क्या इनके नियमों को बनाने वाली कोई संस्था है क्या? तो जी हाँ, वो संस्था है। कौन सी? आइए हम देख लेते हैं। क्या उसका नाम विश्व बैंक है? क्या उसका नाम ISF है? क्या उसका नाम UNO है? या इनमें से कोई नहीं है? तो क्वेश्चन तो काफी कॉम्प्लिकेटेड यूं हो गया कि इसमें आंसर दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा ये हम चलते हैं तो जान लेते हैं। व्यापार संबंधित है तो वो डिसाइड करती है, वो संस्था है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को बनाती है। ठीक है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? जो नई आर्थिक नीति है, इकोनॉमिकल पॉलिसी है, उसमें किसे शामिल नहीं किया गया है? क्या वैश्वीकरण को शामिल किया गया है? क्या नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है? क्या उदारीकरण यानी किसे शामिल, क्वेश्चन में पूछा है किसे शामिल नहीं किया गया है, तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की जो व्यवस्था है क्या उसे शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, तो जी हाँ, इसे शामिल नहीं किया गया है। तो शामिल किसे किया गया है? उदारीकरण को। उदारीकरण मतलब हम आपके यहाँ भी आ सकते, मतलब और आप मेरे यहाँ भी आ सकते हैं, यानी आप मेरे यहाँ का व्यापार कीजिए, इतने उदारता हमने मानी है। तो उदारीकरण सम्मिलित है आर्थिक नीति में, नई आर्थिक नीति में। वैश्वीकरण यानी पूरे विश्व को एक आर्थिक मंच यानी एक व्यापारिक मंच के तौर पर देखने का दृष्टिकोण, नजरिया, वो भी नई आर्थिक नीति के अंतर्गत आता है। मगर नियंत्रित अर्थव्यवस्था कभी भी नई आर्थिक नीति के अंतर्गत नहीं आती है। यानी नई आर्थिक यानी कमाई से संबंधित जो नीति है जो, तो उसमें हम लोग नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नहीं लाते हैं, उदारीकरण को लाते हैं कि वेलकम, वैश्वीकरण को, पूरा वर्ल्ड एक मार्केट है। इस आधार पर ये दोनों सटीक आंसर है, मगर नहीं हो जाने के कारण तो नई आर्थिक नीति में ये शामिल नहीं है। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड या टाटा? तो आप एक का नाम आपने बिल्कुल सुना होगा जी, तो बिल्कुल सुना होगा, तो किसका नाम सुना होगा? तो टाटा कंपनी का नाम सुना होगा आपने, क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारी चीजें टाटा कंपनी की आती होगी। टाटा कंपनी के अभी कुछ समय पहले जो प्रमुख थे उनका देहांत हुआ, रतन टाटा जी का देहांत हुआ। तो निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो ये तीनों विदेशी ब्रांड है, और वो ये तीनों मारुति की ब्रांड है, चारों ही है। टाटा की भी मारुति वगैरह आती है, 4 व्हीलर्स गाड़ियां आती हैं, मगर टाटा भारतीय कंपनी है। नई आर्थिक नीति में पुनः वही प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो सम्मिलित किसे नहीं किया गया है उस समय प्रश्न था, इस बार पूछा गया है किसे सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो उदारीकरण को सम्मिलित, जी हाँ किया गया है। निजीकरण को सम्मिलित, जी हाँ किया गया है। वैश्वीकरण को सम्मिलित, जी हाँ किया गया है। तो सबको जब सम्मिलित किया गया तो आंसर इनमें से सभी। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, यानी प्राइवेट संस्थाएं भी कार्य करेंगी। उदारीकरण का मतलब हुआ उदार प्रवृत्ति, सभी को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति देना, तो जी हाँ नई आर्थिक नीति में ये भी है। वैश्वीकरण मतलब पूरा विश्व एक आर्थिक मंच के तौर पर कार्य करेगा, इसे भी हमने अनुमति दिया है, तो इसलिए तीनों आंसर हो गया। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के भी अंग पूछे जा रहे हैं कि कितने हैं।
1 है, 2 है, 3 है या 5 है। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग है 5। डिटेल में इसको भी देखा जाएगा कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग, अभी फिलहाल इसको डायरेक्ट याद कीजिए कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो 5 है। निम्न में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो निजीकरण तो अभी हमने देखा कि अंग है, वैश्वीकरण भी अंग है, उदारीकरण भी अंग है। तो नहीं पूछा जा रहा है तो राष्ट्रीयकरण, यानी हर एक चीज का राष्ट्रीयकरण कर लेना, ये नई आर्थिक नीति में नहीं है। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब हुआ कि किसी भी चीज को देश की संपत्ति घोषित कर देना, जिस सेक्टर को चाहो उस सेक्टर को देश की संपत्ति घोषित कर देना, ऐसा नई आर्थिक नीति में, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी में ऐसा नहीं है। तो न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी या नई आर्थिक नीति में क्या शामिल है? निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण। ठीक है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था का समन्वय। समन्वय मतलब आपसी तालमेल, इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण का मतलब है विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसका समन्वय, यानी आपस में मेल मिलाप, मेल जोल, मिलकर कार्य करना। तो यही है ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी ऐसी कंपनी जो बहुत सारे देशों में अपनी कंपनी, क्या फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला या इनमें से सभी? तो जी हाँ, ये इसमें से सभी कंपनियां ऐसी हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी ऐसी कंपनी जिनका कहिए कि हर देश में बिजनेस चल रहा हो। तो इन सभी का हर एक ज्यादातर देशों में बिजनेस चल रहा है, इसलिए बहुराष्ट्रीय, यानी एक से अधिक राष्ट्रों में जब कंपनी विस्तृत हो जाती है या विस्तार प्रोडक्ट बेचने लगती है तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो ये सभी हैं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? 95, 94, 96 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1995। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको याद रखेंगे कि 1995 में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पिछले प्रश्न में तो पूछा गया था, यहाँ चलिए उत्तर दिया हुआ ही है कि इसका उत्तर है सी, डायरेक्ट सी आप याद कर सकते हैं, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड, यूरोप की एक कंट्री है, तो वही इसका मुख्यालय है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? यानी बेमतलब का सरकार द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है या रोक लगाया जाता है, उस चीज को हटाना क्या कहलाता है? तो आंसर तो क्लियर है, उदारीकरण। कि भाई सरकार ज्यादा किसी चीज पे रोक टोक नहीं करेगी, कोई भी आकर हमारे यहाँ व्यापार करे, व्यापार के कुछ नियम सुनिश्चित किए जाएंगे, उन नियमों का पालन करे और हमारे यहाँ व्यापार करे। ठीक है, नियंत्रण करने का, किसी विदेशी कंपनी को उस पर कंट्रोल, नकेल कसने का ज्यादा प्रयास नहीं करेगी। सबके लिए एक समान पॉलिसी रहेगी, जिस पॉलिसी का अनुसरण करके कोई भी विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आकर व्यापार करेगी। किसी के लिए अलग और किसी के लिए अलग व्यवस्था या नियम नहीं बनाया जाएगा। सभी के लिए, सभी विदेशी कंपनियों को एक समान नियम के आधार पर देश में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, तो ये उदारीकरण ही इसका उत्तर है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र, निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है? निर्यात संवर्धन कहिए कि एक तरह से वृद्धि, बढ़ोतरी। ठीक है, निर्यात संवर्धन क्षेत्र। तो निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है? विशेष औद्योगिक क्षेत्र, विशेष संवर्धन क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र या विशेष विकास क्षेत्र। ठीक है, तो इसका संबंध है विशेष आर्थिक क्षेत्र से। निर्यात संवर्धन क्षेत्र का को किसमें बदल दिया गया है? विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में बदल दिया गया। निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जो विदेशों में भी सक्रिय होकर अपनी प्रोडक्ट्स को, वस्तुओं को बेच रही है, तो वो कौन सी कंपनी है? क्या वो नोकिया है?
क्या वो सैमसंग है, क्या वो इन्फोसिस है, या फोर्ड मोटर्स है? तो ये है इन्फोसिस कंपनी, जो दूसरे यानी ब्रिटेन में भी काफी हद तक सक्रिय है, हमारे देश में तो है ही, वहां भी सक्रिय होकर काम कर रही है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी एक से दूसरे तीसरे अलग अलग देशों में भी इसका व्यापार फैला हुआ है। भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? तो इसका वर्ष कब का? 1990, 91, 95 या 2001? तो एलपीजी नीति जो थी वो अपनाई गई 1991 में। तो चलिए, ये इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हम इस श्रृंखला को, आज इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये प्रश्न याद हुए होंगे और इसको दोबारा आप रिवीजन कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोबाइल को अपने एग्जाम का हथियार बनाइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।